जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम देखेंगे बिहार की मिट्टियों और उनकी विशेषताओं जो बिहार के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार की मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है। अच्छा। उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी। और ये विभाजन गंगा नदी के आधार पर है ना? बिल्कुल। गंगा नदी राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और इसी वजह से मतलब दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना और नदियों के प्रभाव के कारण यहाँ की मिट्टियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल। और अक्सर बिहार की मिट्टियों के नाम में बहुत कंफ्यूजन भी होता है। हाँ, होता है। खादर, बांगर, कराइल, किवाल, बलथर, इतने सारे नाम हैं। आज हमारा मिशन है कि इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान बना दिया जाए। जरूर। तो चलिए, जैसा आपने कहा, बिहार को 2 हिस्सों में बांटकर ही समझते हैं। कहानी शुरू करते हैं उत्तरी बिहार से। ठीक है। तो उत्तरी बिहार में यानी गंगा के उत्तर में हम हिमालय के सबसे करीब हैं। और कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, बिहार के एकदम उत्तरी पश्चिमी कोने से, मतलब पश्चिमी चंपारण से। ओके। यहाँ एक बहुत ही खास किस्म की मिट्टी मिलती है, उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी। हाँ, जिसे अंग्रेजी में पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल कहते हैं। नाम तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पिडमॉन्ट स्वैम्प। इसका मतलब क्या हुआ? इसको तोड़कर समझते हैं। पिडमॉन्ट का मतलब होता है पहाड़ के पैर, यानी गिरिपाद। अच्छा, पहाड़ के पैर। हाँ, ये मिट्टी शिवालिक रेंज की सोमेश्वर और दून पहाड़ियों के ठीक नीचे उनके पैरों में पाई जाती है। और स्वैम्प? और स्वैम्प का मतलब है दलदल। तो ये पहाड़ के नीचे की दलदली मिट्टी है। इसमें कंकड़ पत्थर तो होते हैं और इसका रंग भी भूरा पीला सा होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है पानी सोखने की क्षमता। ये नमी सोखकर दलदली हो जाती है। और धान की फसल को क्या चाहिए? ढेर सारा पानी। तो इसकी यही दलदली प्रकृति इसे धान की खेती के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। मतलब जो इसकी कमी लग रही थी वही इसकी ताकत है। और ये तो बहुत ही सीमित इलाके में मिलती होगी। बिल्कुल, सिर्फ पश्चिमी चंपारण में। और क्योंकि ये इतनी यूनिक है, यहाँ से सवाल बनना तय होता है। सही बात है। बीपीएससी 2020 की परीक्षा में सीधा यही सवाल पूछा गया था कि किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। और जवाब सीधा था, पश्चिमी चंपारण। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव हुआ। अब उस पहाड़ी इलाके से थोड़ा और नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं। नेपाल बॉर्डर के साथ साथ एक पतली पट्टी में कौन सी मिट्टी है? उस पट्टी में हमें मिलती है तराई मिट्टी। तराई? हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हिमालय की तराई में यानी तलहटी में मिलती है। ये पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक नेपाल बॉर्डर के समानांतर लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। और इसकी क्या पहचान है? क्या ये भी पिडमॉन्ट जैसी है? नहीं नहीं, ये उससे काफी अलग है। ये बहुत बारीक और चिकनी होती है और इसका रंग हल्का पीला और धूसर होता है। अच्छा। होता क्या है कि पहाड़ों से उतरती नदियां यहाँ अपनी गति धीमी करती हैं और महीन गाद जमा करती हैं। नतीजा, ये मिट्टी बेइंतहा उपजाऊ होती है। उपजाऊ है तो फसलें भी खूब होती होंगी। हाँ, यहाँ धान, गन्ना और मक्का तो होता ही है, पर यह क्षेत्र जूट के लिए खास तौर पर जाना जाता है। जूट के लिए? जी। किशनगंज और पूर्णिया के इलाके जहां इस मिट्टी का प्रभाव है, जूट की खेती के गढ़ माने जाते हैं। तो अब तक हमने 2 खास मिट्टियां देखी जो मतलब बहुत सीमित इलाकों में है। बिल्कुल। अब उत्तरी बिहार के उस विशाल मैदान की बात करते हैं जो बिहार की कृषि की रीढ़ है। यहाँ तो जलोढ़ मिट्टी का राज है ना? बिल्कुल। और यहाँ हमें जलोढ़ मिट्टी के 2 रूप देखने को मिलते हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं। कौन कौन से? पुरानी जलोढ़, जिसे बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़, जिसे खादर कहते हैं। चलिए पहले पुरानी जलोढ़ यानी बांगर को समझते हैं। पुरानी क्यों कहते हैं इसे? इसे ऐसे समझिए कि नदियां हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं बहती, वो अपना रास्ता बदलती रहती हैं। बांगर मिट्टी उन ऊंचे इलाकों में मिलती है जहां कभी नदी की बाढ़ आती थी पर अब नहीं आती, तो वहां की मिट्टी पुरानी हो गई। अच्छा। उसे हर साल पोषक तत्वों का नया डोज नहीं मिलता। अच्छा, तो ये उन इलाकों में है जहां अब बाढ़ का खतरा नहीं है, जैसे सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा के कुछ ऊंचे हिस्से। और इसकी पहचान कैसे होती है? इसका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है और इसमें कंकड़ मिलते हैं जो असल में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां होती हैं। ओके। और जैसा कि हमने बात की, हर साल नई परत न जमने के कारण ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। तो अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, नई जलोढ़ मिट्टी यानी खादर।
इसे बिहार का सोना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। खादर को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कोसी, गंडक, बागमती ये हर साल एक तोहफा लेकर आती हैं। बाढ़ के पानी के साथ वो अपने साथ लाती हैं बारीक, पोषक तत्वों से भरपूर गाद। अच्छा। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वो गाद की नई चादर खेतों पर बिछ जाती है। यही खादर है। वाह, मतलब यहाँ की मिट्टी हर साल रिचार्ज होती है, तभी ये इतनी उपजाऊ है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? ये उत्तरी बिहार के लगभग सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में है, लेकिन कोसी नदी के इलाके में यानी पूर्णिया और सहरसा में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। अच्छा। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है और इसमें पोटाश और चूना भरपूर होता है, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी बनावट कैसी होती है? क्या ये पानी को पकड़ कर रखती है? इसकी बनावट भी कमाल की है। ये चिकनी, दोमट और बलुई मिट्टी का एक मिश्रण है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि इसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। न तो ये पानी को तुरंत सोख लेती है और ना ही बहुत ज्यादा देर तक जमा रखती है। फसलों के लिए ये एक आदर्श स्थिति है। इसीलिए शायद यहाँ हर तरह की फसल होती है। जी, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना से लेकर तंबाकू जैसी नकदी फसलें, सब कुछ यहाँ बहुत आयत में होता है। बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था का इंजन यही खादर मिट्टी है। उत्तरी बिहार में एक और मिट्टी का नाम सुनने में आता है, बलसुंदरी मिट्टी। ये क्या है? बलसुंदरी मिट्टी एक तरह से देखें तो बांगर और खादर के बीच की मिट्टी है। यह सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में मिलती है। अच्छा। इसकी प्रकृति थोड़ी क्षारीय होती है और इसमें भी धान, गेहूं, गन्ना, मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो ये की उत्तरी बिहार की कहानी, जो पूरी तरह से हिमालय से आने वाली नदियों के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। अब पुल पार करते हैं और गंगा के दक्षिण में चलते हैं। क्या दक्षिण की कहानी भी ऐसी है? नहीं, गंगा पार करते ही भूगोल और कहानी दोनों बदल जाते हैं। दक्षिण बिहार पर छोटा नागपुर पठार का प्रभाव ज्यादा है। यहाँ की नदियां हिमालय की नदियों की तरह उतनी गाद नहीं लाती, इसलिए यहाँ की मिट्टियां अलग हैं। तो दक्षिण में शुरुआत कहाँ से करें? क्या यहाँ भी खादर मिट्टी है? हाँ है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। दक्षिण में जो बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, हाँ, उनके ठीक किनारे वाली निचले इलाकों में जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है, वहां हमें नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसे यहाँ कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी। हाँ, पटना, बाढ़, मोकामा से लेकर भागलपुर तक नदी के किनारे ये उपजाऊ मिट्टी मिलती है। और यहीं से वो सबसे आम सवाल बनता है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिल्कुल, और इसका सही जवाब है कछारी या जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण दोनों ही मैदानों का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। ठीक है, अब दक्षिण के उस सबसे अनोखी मिट्टी की बात करते हैं, जिसके बारे में बहुत सुना है, टाल मिट्टी। ये टाल क्या बला है? टाल शब्द का मतलब ही है निचला या धसा हुआ क्षेत्र। अच्छा। आप पटना से ट्रेन पकड़कर पूर्व की ओर जाइए तो बरसात के बाद आपको गंगा के दक्षिण में समानांतर चलती हुई पानी की एक विशाल पट्टी दिखेगी। यही टाल क्षेत्र है जो बक्सर से भागलपुर तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। मतलब ये इलाका मानसून में पूरी तरह डूब जाता है? हाँ, मानसून के 4 महीने ये एक विशाल झील जैसा दिखता है। गंगा का पानी फैलकर इन निचले इलाकों में भर जाता है। तो यहाँ खरीफ की फसल तो हो ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं, जैसे धान वो यहाँ नहीं हो सकता। फिर तो ये किसानों के लिए एक अभिशाप हुआ। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यही अभिशाप वरदान बन जाता है। कैसे? जब अक्टूबर में पानी सूखना शुरू होता है तो पीछे छूट जाती है एक धूसर रंग की भारी, गाद से भरी, पोषक तत्वों से लबालब मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी खूब होती है। अच्छा, तो रबी फसलों के लिए एक तैयार खेत मिल जाता है। बिल्कुल, बिना ज्यादा मेहनत और सिंचाई के यहाँ रबी फसलों की बम्पर पैदावार होती है। ये क्षेत्र दलहन यानी दालों का कटोरा कहलाता है। दालों का कटोरा? हाँ, चना, मसूर, मटर, खेसारी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। साथ ही गेहूं और तिलहन भी खूब होता है। ये भूगोल का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक मौसमी आपदा एक कृषि अवसर में बदल जाती है। सच में, ये तो कमाल है। अब टाल क्षेत्र से थोड़ा और दक्षिण की ओर पठार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? टाल के दक्षिण में हमें मिलती है दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ओके। जिसे यहाँ कराइल केवाल मिट्टी कहते हैं। कराइल केवाल? जी, यह उत्तरी बिहार की बांगर मिट्टी का ही दक्षिणी संस्करण है, कह सकते हैं। इसका विस्तार रोहतास से लेकर भागलपुर तक के इलाकों में है।
इसके नाम बड़े अजीब हैं। इसकी क्या खासियत है? यह गहरे भूरे और पीले रंग की भारी मिट्टी होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से यह धान की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और रबी की फसलें? हाँ, इसमें रबी की फसलें भी होती हैं, जैसे गेहूं, चना और अलसी। इससे जुड़े कुछ सवाल भी काफी पूछे जाते हैं ना? जी हाँ, जैसे एक बार बीपीएससी ने पूछा था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो विकल्पों के अनुसार जवाब था पटना और गया। और बिहार एसएससी ने पूछा था कि गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उत्तर था करायल केवाल मिट्टी। बिल्कुल, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब हम बिहार के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए हैं, जहां मैदान खत्म होते हैं और छोटा नागपुर का पठारी इलाका शुरू होता है। इस सीमा पर कौन सी मिट्टी है? इस मिलन स्थल पर एक संकरी पट्टी में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बलथर मिट्टी? हाँ, जो पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक फैली है। ये बिहार की दक्षिणी सीमा की मिट्टी है। इसका रंग रूप कैसा है? पठारी चट्टानों के टूटने से बनने के कारण इसमें लौह अंश होता है, जो इसे लाल पीला रंग देता है। अच्छा, इसलिए इसे लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, और इसमें रेत और चूने की मात्रा भी होती है। तो जाहिर है ये मैदानी मिट्टियों जितनी उपजाऊ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है और बलुई प्रकृति के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता भी कम होती है। तो फिर यहाँ क्या उगता है? यहाँ वैसी फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें कम पानी और कम पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि मोटे अनाज। एकदम सही। मक्का, ज्वार, बाजरा और दालों में अरहर, इन सब की खेती के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त है। तो ये था बिहार की मिट्टियों का पूरा नक्शा। उत्तर में हिमालय की देन से बनी युवा और उपजाऊ मिट्टी, तो दक्षिण में पठार के प्रभाव वाली पुरानी और विविध मिट्टी। बिल्कुल। हर मिट्टी की अपनी कहानी है, जो सीधे सीधे वहां के लोगों की थाली और तिजोरी पर असर डालती है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे एक नदी, गंगा, पूरे राज्य के कृषि चरित्र को दो अलग अलग हिस्सों में परिभाषित कर देती है। अब जब हमने बिहार की सभी प्रमुख मिट्टियों को समझ लिया है, तो एक क्षण के लिए सोचें। उत्तरी और दक्षिणी बिहार की मिट्टियों की उर्वरता और जल धारण क्षमता में जो मूलभूत अंतर है, वे उस क्षेत्र की कृषि और किसानों के जीवन को किस प्रकार सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। जय हिंद।